Good morning, students. I'm Mrs. Amrita Ekka, and today we'll continue about the Renaissance, and basically we'll be discussing about the contribution of West in the development of European knowledge. आज हम यूरोपीय ज्ञान के विकास में पश्चिमी एशिया के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम फिर चैप्टर 11 जो कि यूरोप की परिवर्तित सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसमें आगे हम बढ़ेंगे। जैसे धर्म युद्ध हुए और उसके फलस्वरूप यूरोपवासी जो है वो पश्चिमी एशिया के संपर्क में आए और कुछ समय तक यूरोपीय लोग पूर्वी देशों में ही रहे और वहाँ उनके प्रभाव में यूरोपियों ने बहुत सारी चीज़ें सीखा, जैसे कि रेशम व दर्पण बनाना, धातु कर्म, इन सारी चीज़ों में सुधार हुआ। वहीं यूरोपवासियों ने धान, नींबू एवं तरबूज उगाना भी सीखा। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ यूरोपवासियों को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र और भौगोलिक खोजें में हुआ, जैसा कि शून्य का आविष्कार और ज्योतिष विद्या में भारत काफ़ी अग्रसर था। अरबों ने भारत से ही ज्योतिष एवं गणित का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया और इन अरबों से फिर यूरोपवासियों ने सीखा। अरबों ने चीन से कागज़ बनाना सीखा और इस कला को फिर यूरोपवासियों ने अरबों से सीखा। ये कला यूरोप के सांस्कृतिक विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित हुआ और इस प्रकार यूरोप में कई छापेखाने स्थापित हुए और इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई और बहुत सारे साहित्यिक कार्यों का सृजन हुआ। जहाँ तक भूगोल के क्षेत्र की बात आती है, अरबों ने भी काफ़ी प्रगति की। उन्होंने चीन से सीखकर दूरबीन एवं कुतुबनुमा का निर्माण किया। अरबों का यह ज्ञान यूरोपवासियों के लिए अधिक काम आया और जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, जो कि था 1453 ईस्वी में, तब यूरोप का पूर्व के साथ स्थल मार्ग से व्यापारिक संपर्क जो है वो अवरुद्ध हो गया। इससे यूरोपीय देशों के पूर्व के साथ व्यापार के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए वे काफ़ी विवश हो गए और इसके लिए उन्होंने कई अभियान भेजे और जो कि बहुत तेज़ी से करने लगे। इस बीच समुद्री मार्गों की खोज में कुतुबनुमा एवं एस्ट्रोलॉब ने अहम भूमिका निभाई और इस प्रकार पश्चिमी एशिया का ज्ञान प्राप्त कर यूरोपीय ज्ञान के विकास का हम आगे देखेंगे क्या क्या उन्होंने खोज की। सो वी सी दैट ड्यू टू द crusade war, the people of European people had come in contact with West Asia, and after some time they got quite influenced with West Asian people, and the Europeans, they learned uh, how to make mirrors, the manufacturing of silk, metalwork, etc. Europeans also learned how to grow wheat, lemon, watermelon, etc. But the most important area in which they got benefit was in the field of geographical discoveries and in the field of science and technology. As we already know that in India, the invention of zero was done in India by Aryabhat. So the Arabs, they learned maths, as mathematics as well as astrology from the Indians, and from the Arabs, the Europeans further, they got knowledge from the Arabs. The Arabs learned the art of making paper from China, and this art was also learned again by Europeans by the Arabs. So in this way, this cultural development in Europe was very beneficial, as it facilitated the growth of literature, and thus many printing press were established. In the field of geographical discoveries, the Arabs made a tremendous progress. They had learned from China the art of making telescope, and so again here the Europeans also learned this art from the Arabs. When in 1453, when there was fall of Constantinople, it was captured by the Turks. The Europe had lost all its contacts with the East, and thus it was forced to find a new way or new route to again contact or establish new sea routes. So thus
the astrolabe and these new instruments proved very beneficial in finding new ways and new sea routes. अब हम देखेंगे कि भौगोलिक खोजें जो है उसमें क्या क्या जो यंत्र ने सहयोग किया, जैसे कि भौगोलिक अनुसंधानों में कुतुबनुमा जिसे कंपस कहा जाता है एवं एस्ट्रोलैब के आविष्कार। एस्ट्रोलैब भी एक दिशा सूचक यंत्र की तरह था और के आविष्कार ने भौगोलिक खोजों की दशा में काफ़ी योगदान दिया और ये सिलसिला जो पुनर्जागरण से शुरू हुआ ये चलता ही रहा और इस प्रकार यूरोप का विश्व के विभिन्न देशों से काफ़ी संपर्क स्थापित हो गया और बहुत ही कम समय में यूरोपीय नाविकों ने लगभग पूरे विश्व की खोज कर ली। और पुनर्जागरण की ही एक प्रमुख विशेषता ये है कि अब लोगों को ये पता चल गया था कि पृथ्वी गोल है। ये एक बहुत प्रमुख बात थी कि पहले लोगों को लगता था कि वो समतल और किनारे आने पर वो एक खाई है, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि अब वो समुद्र से पश्चिम की ओर से यात्रा करके भी पूरब में पहुंच सकते हैं। इस संदर्भ में हम देखेंगे तो फ्रांसिस ड्रेक इस युग के सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक साबित हुए, जिन्होंने काफ़ी साहस के साथ संपूर्ण संसार का चक्कर लगाया और उसे इस कार्य के लिए उसे महानतम उपलब्धि के लिए इन्हें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें नाइट की उपाधि दी। So we see that in the field of geographical discoveries, as we know that the Qutub-Numaa, better known as compass, and astrolabe, which was also a direction giving instrument. Because of these two instruments, it helped a lot in making new discoveries, geographical discoveries, and so in this way, after the Renaissance period, Europe had established a lot of links with the other parts of the world, and in very less time, the European sailors had almost discovered many of the new places of the world. The most prominent thing was that now the people came to know that the earth was round, rather it was flat, and now they came to know that even after traveling from west, they could travel to east. So in this way, there was a lot of discovery, new inventions, and in this field, Francis Drake was the most eligible sailor of this era, and because of his achievements, he was given the title of Knight by Queen Elizabeth I. अब हम देखेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण खोज हुई। पुनर्जागरण के साथ ही आधुनिक विज्ञान का भी आरंभ हुआ और इस क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार किए गए और अब इस क्षेत्र में ये बदलाव आया, ये परिवर्तन आया कि अब कोई भी सत्य को नहीं मानता था जब तक कि उसे विचार को वो उसका तर्क के आधार पर ना हो। इसीलिए ये जो मध्ययुगीन जो मान्यताएं हैं वे अब इसको अब हटा दिया गया और इस प्रकार विचारकों ने किसी बात को मानने से इनकार कर दिया जब तक वो उसमें तर्क की कसौटी पर वो ना उतरे। इस संदर्भ में प्रख्यात अंग्रेज दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया और उन्होंने ये मान्यता की कि विज्ञान का वास्तविक एवं नियोजित लक्ष्य मानव जीवन की नई खोजों को शक्तियों को समृद्ध बनाना। So in this way we see that in the field of science there had been a lot of discoveries. Now the people were not blindfolded as earlier like in the Middle Ages, and now the most important achievement was that the people of and thinkers of this era did not accept any of the facts unless and until it was tested or verified. In this field, the famous philosopher, English philosopher Francis Bacon, he propagated the scientific view and he propagated it. अब हम देखेंगे कि इस युग के प्रमुख आविष्कार कौन से थे। पुनर्जागरण में जो वैज्ञानिक क्रांति का युग माना गया है और इस युग में बहुत सारे प्रमुख आविष्कार हुए, जैसे कि छापाखाना। 1455 ईस्वी में जोहानसन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में छापे खाने का आविष्कार किया और इनकी कार्यशाला में लगभग बाइबल की 150 प्रतियां छापी गई। और दूसरा है कागज़। अरबों के माध्यम से यूरोप वासियों ने कागज़ बनाने की कला सीखी और इससे पहले कागज़ का जब आविष्कार नहीं हुआ था यूरोप में, तो जानवरों की खाल एवं पेड़ों की छालों का प्रयोग लिखने के लिए प्रयोग होता था और इस तरह कागज़ के आविष्कार से और छापे खाने के आविष्कार से एक बहुत युगांतरी घटना थी और बौद्धिक चेतना का विकास किया गया।
तीसरा है बारूद। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ और इंग्लैंड में बारूद की बंदूकों एवं तोपों का प्रयोग ने राजतंत्र की स्थापना में काफ़ी मदद की। अब है सामंतों का पतन हुआ। अब जो राजा हैं वे निरंकुश शासन उन्होंने स्थापित किया और राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। चौथा है कुतुबनामा। कुतुबनामा का आविष्कार भी चीन में हुआ था और ये एक दिशा सूचक यंत्र थी जिससे समुद्री यात्रा करने में काफ़ी आसानी होती थी। और पांचवा है एस्ट्रोलैब और ये भी कुतुबनुमा का ही एक रूप था और ये भी दिशा सूचक एक यंत्र की तरह था। और नेक्स्ट है भारतीय अंक पद्धति का प्रयोग। जैसे यूरोप में रोमन अंकों का रोमन सिस्टम न्यूमरल सिस्टम का प्रयोग होता था जिसमें गुणा भाग में बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। अरबों के संपर्क में आने से जैसे अरबों ने भारतीयों से सीखा और अरबों से फिर यूरोपियों ने सीखा और भारतीय अंक प्रणाली या पद्धति यानी 1 2 3 या 1 2 3 का ज्ञान जो है उसने गणित के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। So we see that there were the era of phase of Renaissance was the age of scientific revolution, and so in this era many new inventions, discoveries were made. So first we see that the printing press in 1455, Johann Gutenberg, he invented a printing press in Germany, and in his printing press he printed about 150 copies of the Bible, and thus he eradicated blind faith from the people. The second is paper, as paper was invented in China first. From them the Arabs learned how to make paper, and in this way this was a very revolutionary incident, as prior to it writing was done on the skins of animals or etc. So the invention of paper led to many literary works. The third one is the invention of gunpowder, as it was again invented in China. In England there was a lot of use of gunpowder and guns and cannons, and so this helped in the establishment of autocracy, and this led to the decline of feudalism, as the feudal lords were earlier very powerful, but due to the use of many weapons and gunpowder, now they became very powerful. The fourth one is the compass, which was again invented in China, and it was a direction giving instrument, and which made very convenient for traveling in the sea. And similarly the fifth one was astrolabe, which was again another form of the compass or Qutub-Numa, and through this instrument again it helped a lot in traveling in sea. And the last sixth one was the Indian numeral system. Earlier the Romans in Europe, the Roman numeral system, Roman number was quite prevalent, but due to this in multiplication and division there were quite complications. But when they accepted, the Arabs learned this from Indians, and from the Arabs Europeans learned, and this facilitated the learning of mathematics. So in this way, through these inventions, there's a lot of revolutionary change in the field of geographical discoveries and science. So that's all for today, students. Thank you.